नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 2011। देखिए, जो हेडमास्टर की 2011 की जो भर्ती थी, जो कि 19 नवंबर 2012 को हुई थी। ठीक है, इसमें आज हम केवल पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ही प्रश्नों को हल करेंगे जो राजनीति विज्ञान के हैं, और ये है पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट में इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो प्रश्न है ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है, चाहे वो एग्जाम आपके रिट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे वो आपके आरएस आईएएस या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था आती है, उससे संबंधित ये अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, देखिए, पहला प्रश्न ये है, इसमें उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। अब आपके ऑप्शन क्या क्या है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, ठीक है, आप यथासंभव यदि संपूर्ण उद्देशिका याद कर लेते हैं तो आपके उद्देशिका से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे, और एग्जाम में अक्सर उद्देशिका से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादातर यही पूछा पूछा जाता है कि कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता या बंधुता की बात की गई है। ठीक है, या कोई शब्द विशेष से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसमें स्वतंत्रता से संबंधित पूछा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। 3 तो ये हो गई, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीविका की स्वतंत्रता। ये उद्देशिका में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के अनुसार भारत है, क्या है भारत? फेडरल राज्य है, राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का कॉमनवेल्थ है। देखिए, मैं आपको ये विस्तृत व्याख्या सहित बता रहा हूँ, इससे आपके एक प्रश्न ही नहीं बल्कि 3-3 4-4 प्रश्न भी उनका हल हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। भारत संविधान के अनुसार भारत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान का जो प्रारंभ होता है, ठीक है, वो इस प्रकार से होता है अंग्रेजी में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इंडिया और भारत ये दोनों नाम है भारतीय संविधान में अपने देश के। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ संविधान में फेडरल शब्द काम में नहीं लिया गया है, इसकी जगह क्या काम में लिया गया है? यूनियन शब्द काम में लिया गया है। ठीक है, यूनियन शब्द काम में लिया है। हिंदी में बात करें, भारत सॉरी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। फेडरल शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया गया है संविधान में। प्रश्न संख्या 43 देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता एवं उसके विदेशी स्रोत को सुमेलित कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो स्रोत है हमने किस देश से लिया है। इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया गया है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पॉलिटिकल साइंस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखें, उसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, संघीय प्रणाली किससे ली गई है? संघीय प्रणाली हमने ली है कनाडा से। ठीक है, संविधान संघीय प्रणाली किससे ली गई है? कनाडा से ली गई है। हालांकि संघीय प्रणाली की यदि हम बात करें तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी संघीय प्रणाली है, लेकिन भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वो सर्वाधिक कनाडा के संबंध ज़्यादा संबंधित है, तो इसलिए संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से
ली गई है। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था कहाँ से है? यूएसए के स्टेट से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उपराष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका से ली है। और समवर्ती सूची ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और संसदीय विशेषाधिकार ये इंग्लैंड से लिए हैं। इस प्रकार से ये आपके इनका हल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर, पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर क्या है बताइए। इसमें ग्राम सभा, जिला योजना समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, और इसका राइट आंसर क्या है? पंचायत समिति। राजस्थान में पंचायती राज जो संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर, अर्थात यहाँ 3 प्रकार का स्तर है, ठीक है। यहाँ कितने प्रकार का स्तर है पंचायत राज संस्थाओं का? 3 प्रकार का है। सबसे निचले लेवल पर, सबसे निचले लेवल पे कौन सा है? सबसे निचले लेवल पे है ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा के बाद आता है पंचायत समिति सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे सबसे ऊंचे स्तर पे क्या आएगा? जिला परिषद आएगा। तो इस प्रकार से ये 3 स्तर हैं। सबसे निम्न स्तर पर ग्राम सभा, सॉरी ग्राम सभा नहीं, इसको पंचायत कह सकते हो आप, ग्राम सभा को पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको हम कहते हैं, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। इस प्रकार से ये 3 स्तर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति। प्रश्न संख्या 45 देखिए, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया शिक्षा के अधिकार को। और अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 21A। 21A इसका अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप से हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से हटा दिया गया? और इसका राइट आंसर क्या है? 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उस समय जनता दल की सरकार थी। उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के तहत उस समय भारतीय संविधान में सब प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिनमें 7वां अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। तो उसको हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क के तहत, अनुच्छेद 300 क के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा ये है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है कितनी है? 6, 8, 10, 11। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? और इसका राइट आंसर क्या है? 11। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11 है। लेकिन जब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 1975 में बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उसी कमेटी की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इनको हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में लागू हुआ था। उस समय 10 मूल अधिकार जोड़े थे, लेकिन हमने 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल अधिकार, सॉरी मूल कर्तव्य जोड़ दिया। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा दिलाएं। इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, किस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? मूल ढांचा, सब ध्यान से सुनिए, मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन। और ये कौन सा प्रकरण आया था? ये आया था केशवानंद भारती प्रकरण 1973। केशवानंद भारती प्रकरण 1973। ये 1973 के इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि सरकार या संसद
किसी भी परिस्थिति में भारतीय संविधान के मूल ढांचा के जो सिद्धांतिक बातें हैं उनको परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, हालांकि ऐसा भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में कहीं भी नहीं दिया गया है कि भारत के मूल ढांचे में कौन कौन सी बातें आएंगी, लेकिन सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में प्रस्तावना आएगी और प्रस्तावना में उल्लेखित विभिन्न प्रकार की बातें, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, लोकतंत्र, ये सभी क्या मूल ढांचे के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है कितने वर्ष है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु तक या 65 वर्ष की आयु? इसका राइट आंसर 6 वर्ष है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा के कार्यकाल की हम बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। उसके बाद सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होकर नए सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में इन सदस्यों का चुनाव होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की योग्यता क्या है? इसकी न्यूनतम आयु की योग्यता है 30 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संसद में लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या है कितनी है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी जो होती है, उसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? उसके कुल सदस्यों की संख्या है 22। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस प्रकार से पीएसी में कुल 22 सदस्य होते हैं। प्रश्न में यूँ भी पूछ सकते हैं कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें जरूर 22 ऑप्शन भी आएगा, तो उसमें 15 आंसर आ जाएगा लोकसभा से और राज्यसभा से 7। तो प्रश्न को किसी प्रकार से भी घुमा फिरा करके दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। देखिए, वर्तमान में लोकसभा, ये तत्कालीन समय का प्रश्न है, 2012 का ये पेपर था, तो उस समय करिया मुंडा थे, लेकिन वर्तमान में थम्बी दुरई हैं इनके उपाध्यक्ष, उनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो करते हैं आसाम राज्य का प्रतिनिधित्व। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 है, संघ में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघ में मंत्री परिषद, देखिए प्रश्न के एक एक शब्द पे ध्यान देना है। संघ में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, यानी संघ से तात्पर्य है सामूहिक रूप से, यहाँ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है। यदि शब्द आ जाए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न को किसी प्रकार से घुमा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकरण या वाद में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए? ठीक है, कब सुप्रीम कोर्ट ने कब किया? 1994 में। किस संदर्भ में? 1956 के प्रयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में। क्योंकि कई बार केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहे हैं और कई प्रधानमंत्रियों के समय आरोप लगे हैं कि कई बार ऐसा सुनने में आया और इस प्रकार के वाक्य भी हुए कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसआर बोमई वाद में। ये 1993 में दायर हुआ था, एसआर बोमई वाद। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 संबंधित है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है।
कोई भी सरकार यदि विश्वास मत खो दे विधानसभा का या किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। लीला सेठ जरूर आएगा क्योंकि ये हाई कोर्ट की न्यायाधीश रही है, पहली महिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? देखिए, आपको ध्यान होना चाहिए, ये ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें से बिहार राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। हम सभी राज्यों की बात करें कि भारत में जो 28 राज्य हैं, इनमें से कितने राज्यों में विधान परिषद है, अर्थात द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ये कुल संख्या इनकी 6 है। ठीक है, और ये 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं? इनमें आते हैं, एक तो आता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश राज्य था, इसमें विधान परिषद थी। जब से 2014 में 2012 में आंध्र प्रदेश का जब विघटन हुआ तो तेलंगाना में विधान परिषद बन गई। ठीक है, तीसरा राज्य आएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, चौथा राज्य बिहार आ जाएगा। ठीक है, पांचवा राज्य महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद ये हो गए 1 2 3 4 5, और छठा राज्य है कर्नाटक। छठा राज्य क्या है? कर्नाटक। अच्छा, इससे पूर्व जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े हुए हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसमें विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो वहाँ क्या है? विधानसभा ही है। तो इस प्रकार से वर्तमान में कुल 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? उस समय गुलाब चंद कटारिया थे और वर्तमान में भी गुलाब चंद कटारिया। उस समय मुख्यमंत्री 2012 में अशोक गहलोत थे और पीएसी के जो अध्यक्ष थे गुलाब चंद कटारिया थे, और वर्तमान में भी अशोक गहलोत हैं। उससे पहले वसुंधरा मैडम आ चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है। उनके बाद पुनः अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए, और वर्तमान में ये गुलाब चंद कटारिया जी ही पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, 58 प्रश्न क्या है? राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब आपको ध्यान होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के तहत ये निर्धारित किया गया कि निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन यानी लोकसभा या विधान परिषद, सॉरी विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% ही सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य रहेंगे। कितने प्रतिशत? 15%। आपसे एग्जाम में प्रतिशत भी पूछ सकते हैं, अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं? 15% कुल सदस्यों के। अब चूंकि राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या 200 है, 200 है तो 15% कितना हो जाएगा 200 का? वो हो जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन 30। अधिकतम कितनी हो सकती है? 30। वर्तमान में 21 या 22 ही सदस्य हैं राजस्थान की विधान मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल एवं उनके वर्तमान पदस्थापित राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को इंगित कीजिए। ये तत्कालीन समय का है, अब काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो वर्तमान में आपको सभी प्रकार के राज्यों के राज्यपालों को देखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 60 देखिए, प्रश्न संख्या 60 है, संविधान की 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? संविधान की बात करें तो कुल सूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में समय समय पर इनको बढ़ा दिया गया और वर्तमान में 12 प्रकार की अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों में 11वें नंबर की अनुसूची जो है वो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, यानी ग्रामीण स्वशासन से संबंधित।
तो इसमें पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, कितने विषयों पर कानून बना सकती है पंचायतें या उनके अधिकार में। और इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 29 विषय। ठीक है, कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं पंचायती राज के तहत। अब 29 विषय तो पंचायती राज के तहत हैं। अब हम 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची जो नगरीय निकायों से संबंधित है, नगरीय निकायों से संबंधित। अब आप मेरे को ये बताइए, नगरीय निकायों में कितने विषय जिन पर नगरीय निकायों को कानून बनाने का अधिकार है, वो है 18 विषय। नगरीय निकायों में कितने, 18, और पंचायत राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। तो मित्रों, ये थे आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी के द्वारा लिए गए हेडमास्टर के एग्जाम में आए थे। और ये हेडमास्टर की परीक्षा थी जो 2012 में हुई थी, उससे संबंधित 20 प्रश्न है। और ये 20 प्रश्न जो है ये फर्स्ट पेपर में आते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो आपके लिए एचएम के लिए भी सभी महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए भी। धन्यवाद।